जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत भारत में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। एक पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, दूसरा आता है आपका राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन जो कहते हैं अनुच्छेद 356 के, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत ने जर्मनी से यह प्रावधान इसलिए अपनाया ताकि संकट की स्थिति में केंद्र सरकार मजबूत होकर देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सके। बाकी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा ली गई है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो संसदीय प्रणाली और कानून का शासन यहां से लिया गया, और कनाडा से संघीय प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, दंड विराम, दंड स्थगन, दंड उपशमन और दंड की रूपांतरण की शक्ति देता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 38 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। इसके अनुसार राज्य पर यह कर्तव्य है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में विद्यमान हो। इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 42 जो है प्रसूति, अवकाश और श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय कार्य दर्शाए गए हैं। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 38 अभी हम लोग पढ़े हैं। अनुच्छेद 45 जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह भी बढ़िया प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति वह आर्थिक स्थिति है जिसमें बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती है। इसके कारण मुद्रा का मूल्य घट जाता है और लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के पर्यटक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत रूप से मेल खाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। असंगत रूप से मेल खाता यानी कि आपको गलत प्रश्न को टिक करना है। तो पन्हाला जो है या महाराष्ट्र में है और यह कोल्हापुर जिले में है, तो यह राइट हो जाएगा। कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु में है, या प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, यह भी सही है। माउंट आबू जो है राजस्थान में है, यह भी सही है। बद्रीनाथ जो दिया हिमाचल प्रदेश में, यह आपका गलत ऑप्शन है। बद्रीनाथ जो है वह हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बद्रीनाथ प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है और यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है तो यह उत्तराखंड में है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, असंगत छांटना था, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, रोलैंड गैराज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रोलैंड गैराज जिसे फ्रेंच ओपन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो इसको फ्रेंच ओपन कहते हैं, इसे फ्रेंच ओपन कहते हैं।
रोलैंड गैराज को भी कहते हैं क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, या चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। अन्य ग्रैंड स्लैम की बातें करें तो विंबलडन जो होता है यह आपका होता है घास के कोर्ट पे। किस पे? तो घास के कोर्ट पर होता है। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन जो होता है हार्ड कोर्ट पर होता है, और आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हार्ड कोर्ट पर ही होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि ताप विद्युत संयंत्र और उनके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नवेली जो ताप विद्युत संयंत्र है या तमिलनाडु में, या भी सही है। पनकी विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में, या भी सही है। कोरबा विद्युत संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में, या भी सही है। तालचेर असम में बताया गया, परंतु तालचेर जो है वो आपका उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। तो आपको गलत बताना था, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तालचेर ताप विद्युत संयंत्र वास्तव में उड़ीसा में स्थित है, ना कि असम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा है कि जोग जलप्रपात जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। यह शरावती नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई इसकी जो है लगभग 253 मीटर है। इसे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में जेरसोप्पा या जलप्रपात या गोरुसोप्पा फॉल्स भी कहा जाता है। जोग जलप्रपात की अभी हम लोग पढ़े हैं, तो कुंचिकल जलप्रपात के बारे में बताते हैं आपको, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, या वराही नदी पर हो या भी कर्नाटक राज्य में। इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर। तो कुंचिकल जलप्रपात जरूर ध्यान रखिएगा, या भी कर्नाटक में वाराही नदी पर, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद जो जलप्रपात आता है जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत का। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज का नेतृत्व जेम्स ए स्कॉट ने किया था। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इनका बदला लेने के लिए जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। आपसे पूछा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 17.7% थी। यह चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनसंख्या जो थी 2011 में वो 121.08 करोड़ थी। दशकीय वृद्धि दर की बात 2001 से 2021 के बीच में जो दशकीय वृद्धि थी वो 17.7% थी। 2001 की तुलना में कमी हुई। 1991 से 2001 में यह जो दशकीय वृद्धि थी या 21.5% थी। लिंगानुपात जो है वो 940 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष में। भारत का जो लिंगानुपात है 2011 जनगणना के अनुसार वह है 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। अगर साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर है 82.14 और महिला का है 65.46। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो यही आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य लिख दीजिए। हाँ, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है सिक्किम। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में लाहौर में की थी। उद्देश्य था युवाओं को अपने वैश्विक शासन के विरुद्ध संगठित करना और आजादी की भावना जगाना। यह संगठन किसानों, मजदूरों और युवाओं को एकजुट करने के लिए काम करता था। बाद में यह सभा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA से भी जुड़ गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लच्छू महाराज किसके प्रसिद्ध भारतीय
लच्छू महाराज जो हैं किसके प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृतक और नृत्य निदेशक थे? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लच्छू महाराज जो थे कत्थक के थे। लच्छू महाराज भारत के प्रसिद्ध कत्थक नृतक और नृत्य निदेशक थे। वह लखनऊ घराना से जुड़े हुए थे। उन्होंने कत्थक नृत्य में भाव अभिनय को विशेष स्थान दिया। हिंदी फिल्मों में उन्होंने नृत्य निर्देशन किया, विशेषकर मुगल आजम और महबूब की महबूबा जैसी फिल्मों में उनके नृत्य निर्देशन की झलक देखने को मिलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इन निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिप रेखा कहलाती है? आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी सीमा रेखा जो है रेड क्लिप रेखा कहलाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत तथा पाकिस्तान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भारत तथा पाकिस्तान। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसे सर साइरिल रेडक्लिफ ने 1947 में भारत के विभाजन के समय निर्धारित किया था। बाकी रेखाओं की बात करें तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में, डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो रेड क्लिप रेखा अभी हम लोग पढ़े भारत और पाकिस्तान के बीच में था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आनुवांशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए सन 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हरगोविंद खुराना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने रॉबर्ट डब्ल्यू होली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ यह पुरस्कार साझा किया। उनका योगदान था आनुवंशिक कोड को समझना और यह पता लगाने कैसे न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाएं प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करती हैं। डॉक्टर खुराना ने कृत्रिम जीन बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इनमें से किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013 में। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि एमओएम जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण तिथि थी 5 नवंबर 2013। कब थी? तो 5 नवंबर 2013 प्रक्षेपण तिथि थी। प्रक्षेपण स्थल था श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। PSLV C-25 कौन सी? PSLV C-25 रॉकेट द्वारा भारत 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई देश बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। ये तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक संवत। शक संवत जो है यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। शक संवत 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ। यह चैत्र मास से शुरू होता है। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को से इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? आपसे पूछा कि अकबरनामा और आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखे जिसमें अकबर के शासन और प्रशासन का विस्तृत विवरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 123 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्र न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। यह अध्यादेश किसी भी संसद द्वारा पारित कानून के समान प्रभावी होता है, लेकिन इसे अधिकतम 6 महीने और 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यह शक्ति संविधान की एक कार्यकारी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। आपसे पूछा कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकोदरा गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के सांबरकाठा जिले का अकोदरा भारत का पहला डिजिटल गांव है। इसे आईसीआईसीआई बैंक के सहयोग से 2015 में डिजिटल बनाया गया। गांव में सभी वित्तीय लेन देन कैशलेस होते हैं और डिजिटल भुगतान का उपयोग किया जाता है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेलवे को ध्यान रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। पूर्व के वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ नए प्रश्न में लगेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।